नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव की बढ़ रही शिकायतें। मामले में सीएम धामी की सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक, संबंधित अधिकारियों के साथ मंत्रणा। स्थानीय और पर्यटकों में भय। उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव उपलब्धि। चंपावत जिले का बनवासा थाना हुआ देश के श्रेष्ठ 3 पुलिस थानों में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। धामी सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म की दिशा में बढ़ाए कदम। उत्तराखंड में सीमांत गांव को आबाद करेगा बॉर्डर टूरिज्म। इनर लाइन परमिट में दी जाएगी छूट। हादसे की जांच को खंगाली जा रही ऋषभ पंत की ट्रैवल हिस्ट्री। करीब 172 किलोमीटर में लगे सीसीटीवी फुटेज किए हासिल। एनएचआईए के अधीन काम कर रही सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम। और पहाड़ों से मैदान तक कड़ाके की सर्दी। हरिद्वार उधम सिंह नगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट। चक्राता में सूखी ठंड और शीतलहर से कांप रहे लोग। किसानों और बागवान दिखे मायूस। और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ शहर में भूधसाव की जद में 500 से ज्यादा भवनों में दरारें आ गई हैं। अब इस मामले पर सरकार गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और दोनों अपर मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगी। मुख्यमंत्री शनिवार को जोशीमठ जाकर स्थिति का जायजा भी लेंगे। जोशीमठ से औली की आवाजाही के लिए औली जोशीमठ रोपवे प्रमुख साधन है। भूधसाव के चलते इस रोपवे को अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है, जिससे पर्यटक खासे परेशान हैं। हालांकि पर्यटक जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से भयभीत होकर वहां रुकने से डर रहे हैं। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग से लगे भवनों में भूधसाव से मकानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे यहां बसे लोग भय के साए में रातें गुजार रहे हैं। तो देहरादून बता दें कि जोशीमठ शहर में भूधसाव की जद में 500 से ज्यादा भवनों में दरार आ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मैराथन कार्यक्रम। उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक। आपदा सिंचाई गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन। आयुक्त गढ़वाल और जिलाधिकारी चमोली के साथ महत्वपूर्ण बैठक। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक का समय शासकीय कार्यों के लिए आरक्षित। तो उत्तराखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि। चंपावत पुलिस थाना देश के श्रेष्ठ 3 पुलिस थानों में शामिल हुआ है। नेपाल सीमा से लगे चंपावत जिले का बनवासा थाना टॉप 3 में शामिल। 20 जनवरी को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे एसएचओ लक्ष्मण सिंह जगवाड़ा को पुरस्कृत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चंपावत जिले के बनवासा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम 3 पुलिस स्टेशनों में शामिल किया गया है। पुलिस स्टेशन के एसएचओ को 20 जनवरी को आयोजित होने वाले डीजीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
उत्तराखंड में सीमांत गांव को आबाद करेगा बॉर्डर टूरिज्म। इनर लाइन परमिट में दी जाएगी छूट। सीमांत गांव को आबाद करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। राज्य की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में योजना का विवरण किया गया है प्रस्तुत। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग को योजना का खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भारत चीन के बीच उत्तराखंड में 345 किलोमीटर लंबी सीमा 1962 के युद्ध में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कई गांवों को खाली करवाया गया था। उत्तराखंड के 4 ब्लॉक उत्तरकाशी में भटवाड़ी, चमोली में जोशीमठ और पिथौरागढ़ में मुनस्यारी और धारचूला का चयन किया। और हमसे बातचीत करने के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। माफ कीजिए, यशराज हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यशराज, धामी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब सीमांत जो गांव हैं उनमें भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है सरकार। क्या कुछ सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही है? बिल्कुल 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 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि धामी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाई जा रही है और धामी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं धामी सरकार का नेतृत्व करते हुए जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने स्पष्ट रूप से पर्यटन के विकास के लिए यहाँ काफी बढ़ावा दिया। चूंकि सतपाल महाराज का यह कहना है कि पर्यटन का क्षेत्र उत्तराखंड का एक बहुत विकसित क्षेत्र है, जहाँ पर पर्यटन के ही कारण, क्षेत्र के कारण ही लोग उत्तराखंड घूमने आते हैं और इसी को देखते हुए लगातार उत्तराखंड में पर्यटन को विकास के हेतु धामी सरकार और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, लगातार सतपाल महाराज के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना है। चाहे अभी 4 धाम की यदि बात की जाए तो 4 धाम जो अभी बंद पड़ा है, यात्रा वहां पर नहीं हो रही है अत्यधिक ठंड के कारण, लेकिन वहां भी ठंड में होने वाली पूजा को भी वो लगातार बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं। जी भानु जी। यशराज, लगातार पर्यटन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन होता है, एक सीमा तक पर्यटन होता है। बावजूद इसके जो गांव हैं वहां से पलायन अभी नहीं रुक रहा है। हालांकि सरकार लाख दावे करती है कि हम पलायन रोक रहे हैं, पलायन को रोकने के लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब इसका निरीक्षण करते हैं तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है। जी भानु जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में पलायन की समस्या जो ये काफी गंभीर समस्या है, लेकिन पलायन की समस्या को सिर्फ यदि पर्यटन से जोड़ा जाए तो ये कहीं भी सही तरीके से नहीं सच बैठता, हकीकत में आता है। क्योंकि यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही मेरे इस सेंटेंस को कहा था कि पर्यटन की पलायन को यदि सिर्फ पर्यटन से जोड़ा जाए तो ये कहीं भी औचित्य सही नहीं आता है। तो इसी को देखते हुए पर्यटन तो एक अलग मुद्दा हो जाता है, जहां से पर्यटन में होता क्या है कि लोगों के में रोजगार, उत्तराखंड में पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं भी उत्पन्न होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, बाहर से लोग आते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पलायन का मुख्य जो दंश है वह यह झेल रहा है कि यहाँ पर जितनी भी अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक दोनों यहाँ पर सरकारें गठित की और यहाँ पर राज किया, दोनों की सरकारें रही है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पलायन का मुख्य मुद्दा जो है यह कांग्रेस शासित समय से ही था और लगातार पलायन हो रहा था। वही पलायन को रोकने के लिए लगातार भाजपा सरकार के द्वारा कई काम किए जा रहे हैं। पलायन को रोकने के लिए रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए पलायन को रोकने के लिए ही, चूंकि स्वास्थ्य मुहैया यदि सही, पहाड़ों में यदि स्वास्थ्य मुहैया सही तरीके से मिले तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। इसको देखते हुए धन सिंह रावत
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी पहाड़ों पर डॉक्टरों की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही है और अभी तक पहाड़ों पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी देखा जा रहा है। वहीं शिक्षा व्यवस्था की भी यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि पहाड़ों पर शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जिसके कारण से पलायन भी रुकेगा। वहीं स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पहाड़ पर, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहाड़ पर रहना एक कठिन विषम समस्या हो जाती है। ठंड के समय वहां पर पहाड़ों पर यदि आप देखेंगे तो वहां का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिससे वहां पर परेशानी होती है। तो कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी है जिसके कारण से पहाड़ों पर से पलायन नहीं रुक रहा है। लेकिन हाँ, यह सरकार जरूर है कि पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है। जी भाई जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। देकर वसूली करने वाली गैंग का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंग से जुड़े बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा प्रेस वार्ता में देंगी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, वेस्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, व्यापारियों को धमकी देकर वसूली करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, क्या कुछ खुलासा किया है पुलिस ने? दिल्ली के राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके की एक घटना थी जहां पीड़ित व्यापारी की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पीड़ित की ओर से कुछ बदमाशों के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसे जबरन परेशान कर मोटी रकम की वसूली कर रहे हैं। इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो इस पूरी वारदात में किसी गैंग का हाथ सामने आया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग व्यापारियों को धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूल किया करती थी। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा इस पूरे मामले को लेकर दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता करेगी। प्रेस वार्ता में इस गैंग की कई वारदातों को बेनकाब किया जाएगा। फिलहाल विश्वकर्मा थाना पुलिस इन दोनों बदमाश से पूछताछ कर रही है, साथ ही अब तक की गई वारदातों का भी ब्यौरा जुटा रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल में रोष। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला, गरिमा दसोनी और अभिनव थापर के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। झूठे तथ्य प्रस्तुत कर कैबिनेट मंत्री अग्रवाल की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। जयेंद्र रमोला ने कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी और अभिनव थापर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 28 दिसंबर को कांग्रेस भवन में की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट मंत्री को नीचा दिखाने और बदनाम करने के लिए राजस्व चोरी, स्टाम्प चोरी के झूठे आरोप लगाए गए। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। हिमांशु, प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज करवाया है, पूरा मामला क्या है? जी भानु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उनके जो पुत्र हैं पीयूष अग्रवाल, उन्होंने कोतवाली थाने में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी, अभिनव ठाकुर और जयेंद्र रमोला जो पूर्व कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनके खिलाफ देहरादून कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो प्रदेश मुख्यालय में ऋषिकेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला और कांग्रेस प्रवक्ता जो है गरिमा दसोनी और अभिनव थापर, इन्होंने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने वित्त मंत्री के बेटे पर 27 लाख रुपए की स्टैंप चोरी का आरोप लगाया था। और इस बात को लेकर मंत्री प्रेमचंद्र की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो जयेंद्र रमोला है वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और बहुत मार्जिन से वो हारे हैं और वो अपनी हार को अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं और भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप बार बार लगा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी बैकडोर भर्ती मामले में खुलकर अपनी राय रखी थी और लगातार वो प्रेमचंद्र पर किसी न किसी बहाने हमला करने पर लगे हुए हैं। और इसी के तहत अब उनके जो पुत्र हैं पीयूष अग्रवाल, उन्होंने संगीन धाराओं में वहां पर मुकदमा दर्ज करवाया। और अब जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है गरिमा दसोनी, उनका कहना है कि जो सत्ता की हनक है उसके विरोध में ये दर्ज करवाया गया है। हमारे सारे तथ्यों के साथ पत्रकारों के साथ वार्ता की थी और सत्ता का अब दुरुपयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार पर भी एक हमला हो रहा है और लगातार प्रेमचंद अग्रवाल अब विपक्ष के निशाने पर हैं। जी भानु, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन काम करने वाले सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम अब क्रिकेटर ऋषभ पंत की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। इसके लिए फाउंडेशन की ओर से दिल्ली देहरादून हाईवे में दिल्ली से नारसन के बीच 172 किलोमीटर में लगे सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं। तो वहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से दुर्घटना का एक ग्राफिक्स भी तैयार किया गया है। साथ ही टोल नाकों से कार के गुजरने के समय का भी अध्ययन किया जा रहा है। शनिवार तक यह अध्ययन पूरा होने की उम्मीद है। टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली स्थित केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को ही देगी। ये रिपोर्ट गोपनीय होती है, जिसको बाद में मंत्रालय ही जारी करता है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को क्रिकेटर ऋषभ पंत मर्सिडीज कार से दिल्ली से रुड़की में अशोकनगर स्थित अपने घर आ रहे थे। तभी रुड़की से 21 किलोमीटर पहले नारसन के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बार मौसम के मिजाज ने हर किसी को परेशान कर दिया है। गुरुवार को ऊधम सिंह नगर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। गढ़वाल से कुमाऊं मंडल तक मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 8 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, रुड़की और डोईवाला में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 83 दिनों से उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है। नवंबर और दिसंबर में उत्तराखंड में 98% बारिश सामान्य से कम हुई। सूखी ठंड और शीतलहर के कारण चक्राता और ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में लोग कांप रहे हैं। हालात ये हैं कि भयंकर पाला पड़ने के कारण पानी जम रहा है। इस बार जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी बर्फबारी न होने से किसान और बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, प्रदेश के मौसम में काफी ठंडक है। कोहरे का कहर और सर्दी का सितम दोनों ही देखे जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ हालात बने हुए हैं हरिद्वार के और बाकी अन्य जिलों के? जी भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जनवरी में 9 जनवरी तक लेकर मैदानी और खासकर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ों में भी इसका जो असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर जो दिसंबर और जनवरी में जो बर्फबारी होती थी वो इस बार देखने को नहीं मिल रही। और इसी कारण जो बागवानी करते थे तो उनके भी चेहरे पे मायूसी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ हरिद्वार में भी जी मौसम जो है वो खुश्क बना हुआ है जी। और जो हाईवे है या जो सड़कें हैं उसमें जो विजिबिलिटी है वो शून्य के बराबर हो गई है। तो इसी को लेकर जो ट्रैफिक जो चल रहा है तो वो लाइटों के सहारा लेकर सड़कों पर चल रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें जनवरी में जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें बारिश जो थी, जो होने की संभावना थी, तो इस बार भी मौसम विभाग ने जो कहा है कि अभी तक 10 से 15 दिन अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी को लेकर जो जनवरी में जो पानी की जो समस्या बनती थी, जो गेहूं की जो फसल होती है तो उसमें जो पाला पड़ रहा है तो पाले की वजह से जो गेहूं की जो फसल है वो खराब होने के कगार पर है। अगर आने वाले वक्त में 10 से 15 दिन बारिश नहीं होती है तो पूरी तरीके से जो फसल है, जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से खराब होने की कगार पर है। जी सरफराज, आपका तमाम जानकारी के लिए। हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में लक्सर विकासखंड के दाव की कला गांव में ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने एक नई पहल की। ग्राम प्रधान ने गांव में साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया, जिसमें गांव में बने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं और गांव के लोगों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने बताया, नैनीताल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आज गाँव में सफाई का अभियान शुरू किया गया, जिसमें गांव के अंदर नालियों की सफाई और जो ठोस कूड़ा होता है उसके निस्तारण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव की बढ़ रही शिकायतें, मामले में सीएम